मैंने देखो गुरुजी, मेरी तो अपनी पैदावार है भाई। जब मेरे पास जमीन है, खेती है, बीज है, सारी चीजें, भाई मेरी खेती क्यों नहीं निकलेगी? और कभी बाहर का वॉलंटियर देखा मेरी संस्था के अंदर? बाहर का देखा कोई? हर सेंटर के अंदर बाहर के ज्यादा लोग हायर कर रखे होते हैं और लग रखे होते हैं। भाई हम तो अपना पैदा करते हैं और अपना चलाते हैं। हमारे सामने ही चल रहे हैं सारे। नईम हो गया, शाकिर हो गया, और जितने भी बच्चे आ रहे हैं सारे मेरे ही चल रहे हैं। तो बेटा यही तो कामयाबी है। अबे जब मैं अपने ही वॉलंटियर, अपने ही बच्चे ठीक नहीं कर पा रहा, तो मैं बाहर वाले को क्या गारंटी दूंगा कि मैं बच्चे ठीक कर रहा हूँ? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? जो चीज दिख रही है वो तो प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है उसको। तो बस बेटा देखो, समझाने का मतलब यही है बेटा कि ये हम मेहनत कर रहे हैं इस चीज को, ये साबित करता है हमारा काम कि ये बच्चे जो ठीक हो रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, ये हमारी मेहनत चल रही है। और तकरीबन 15 साल से लगातार मेहनत चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बड़ा उसका करम है उस मालिक का कि हमें हमारा कलेजा ठंडा है कि हम काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट भी है। और देखो, बार बार यही समझाना है कि बेटा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। इस बीमारी के बारे में, इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान बार बार ये सोचता है कि मैं इससे बच सकता हूँ, मैं इससे निकल सकता हूँ, मेरी ताकत है, मैं निकल जाऊंगा, अब निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा, नए साल को निकल जाऊंगा, दिवाली को निकल जाऊंगा, ईद पे निकल जाऊंगा, रमजानों में निकल जाऊंगा। मगर ये उसकी गलतफहमी है। ये बीमारी ऐसी है कि उसको निकलना ही बस की नहीं है, उसके बस की निकलना ही नहीं है। निकल वो तब सकता है जब तक वो किसी की मदद ना ले, तब निकल सकता है कि जब तक उसको एक्सपर्ट काउंसलर की मदद ना मिले और उसको सही सपोर्ट ना मिले। उसको झूलना पड़ेगा, उसको हमारे बताए अनुसार चलना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिलेगी। नहीं तो 8 साल हमारे तकरीबन खराब हो गए इस चीज को सोचने में ही बार बार कि अब बच जाएंगे, अब निकल जाएंगे, अपने तरीका में इस्तेमाल करते रहे, शर्तों पर अपनी सेंटर जाते थे और अपने कानून और अपने नियम चलाते थे। होना क्या था? रिजल्ट निकलता था 0। आखिरी बार ऐसा हुआ कि जब हम गए सेंटर के अंदर तो बहुत टूटे हुए थे, बहुत परेशान था मैं। अब उसने क्या सरेंडर, मैंने हाथ ऊपर कर दिया, पूरा सरेंडर, आत्मसमर्पण, बताओ क्या करना है? कह रहे कुछ नहीं करना, जो बताते रहे करते रहे ना। वो बताते रहे, हम करते रहे, वो करते रहे, वो बताते रहे, हम करते रहे, हम वो बताते रहे। गाड़ी चलती रही, धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब 6 महीने इलाज के निकल गए। जाने का टाइम आया, घर भी चले गए। घर आए, कुछ रिकवरी मेंबर मिल गए, जुड़ गए। अब एक दोस्त मिला, कहने लगा भाई तू मेरे साथ जुड़ जा, आप सेंटर कर लेते हैं, तेरे पकड़ अच्छी है, तेरी बातचीत भी अच्छी है, जुड़ जा, साथ में चलते हैं। मैंने चल भाई, हमें भी काम की जरूरत थी, हम भी जुड़ गए, हम भी चलने लगे। एक सेंटर की शुरुआत करी। सेंटर की शुरुआत करने के बाद हमें कुछ नहीं पता था ABCD का कि क्या है A और क्या B और क्या C। उसने ही रजिस्ट्रेशन करा दी और हमने पेशेंट लाने भरने शुरू कर दिए और मेहनत करनी शुरू करी। शुरू करने के बाद तकरीबन 4-5 साल ऐसी गाड़ी चलती रही। हमारे दिल में डर रहता था, एक अनजाना डर रहता था, कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई प्रशासन के लोग आ जाए और हमारा सेंटर कच्चा है, बंद हो जाएगा। और मेरा पार्टनर था, उसके दिल में भी यही डर रहता था कि कच्चा काम है यार, जब तक पैसा निकलना निकाल ले, उसके बाद में कुछ नहीं है। ना वो पैसा लगाता था, ना वो मुझे लगाने देता था। फिर एक बार अनुज जी आ रहे थे, मिले रास्ते में, कोई था हमारा चेला, वही ले आया, अगर आओ जैसे चाय बैठेंगे पियेंगे। अभी भी अंदर आ गए। मतलब ये आना इनका मेरे लिए अचीवमेंट पैदा हो गई मेरे अंदर। अचीवमेंट साबित हुआ एक, जैसे कि एक मौका मिल जाता है ना जिंदगी में कि किसी को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए मौका। मुझे पता ही नहीं था कुछ भी क्या है कि नहीं। हमें तो पेशेंट रोकना, जाने ना देना और दूसरा के रजिस्ट्रेशन हमने कराया रखा है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम इनसे मिले तो इनसे हमें बहुत सारी चीजें मिली जानने के लिए। इनका तजुर्बा हमारे अंदर ट्रांसफर होना शुरू हुआ। वो तजुर्बा जब हमारे अंदर ट्रांसफर होना शुरू हुआ, हमने सीखना समझना शुरू करा भाई कैसे सेंटर के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं और कैसे आगे ग्रांट के लिए अप्लाई किया जाता है और कैसे कैसे आगे कौन कौन से तरीके हैं, वो हमने सीखते रहे, चलते रहे। अब जब से तकरीबन 5 साल से 10 साल के करीब हो गए होंगे, मेरी रिकवरी को 15 साल हो गए, तब तकरीबन 15 कपिल का पहला बर्थडे था जब गुरुजी ने नोट दिया था। एक कपिल 100 का नोट दिया था, 50 का दिया था, 10 का नोट था, उस पर लिख के दिया था, कार्ड नहीं था, जब कोई चलन भी नहीं था कार्ड का, ऐसा बनाया नहीं था कार्ड का। अब इन्हों को एक नोट पे साइन वाइन करके गुरुजी ने नोट दिया था कपिल को पहले बर्थडे पे।
बाबूजी भी आए थे, चाचा ताया आए थे, और मतलब बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा था वो भी। उसके बाद आज तक हमारे भाइयों की तरह रिलेशन है। एक उस्ताद चेले से, एक उस्ताद चेले का तो नाम है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उस्ताद चेले का एक नाम है कि हम मानते हैं, एक मानता है हमारे। बाकी हमारे रिलेशन एक अच्छे दोस्तों की तरह है, हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। मैं कभी परेशान होता हूँ, ये मेरे काम आते हैं, ये कभी परेशान होते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बेटा ये रिश्ता है, अभी हम ऑफिस में बैठे हुए बात कर रहे थे कि रिश्ते चलते हैं कुर्बानी से। रिश्ते जो चलते हैं वो कुर्बानी से चलते हैं। तुम्हें त्याग देना पड़ेगा, तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा, तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तो रिश्ते तुम्हारे सलामत रहेंगे। अगर तुम ये सोचो कि रिश्तों से मुझे कुछ हासिल करना है तो रिश्ते ज्यादा नहीं चलेंगे। रिश्तों के अंदर लालच पैदा हो गया, रिश्ते हो गए खराब। आगे क्या होगा कि वो रिश्ते हो गए मतलब के, जो दुनिया में चल रहे हैं। मतलब के रिश्ते कोई लाइफ नहीं है। हाँ, मोहब्बत के रिश्ते चलते हैं कि जिसमें तुम कुर्बानी दे रहे हो। ये मेरे लिए कुर्बानी देते हैं। कभी मेरे ऊपर बहुत परेशानी आई बीच में, सेंटर लाइन में बहुत परेशानी आती है, हमेशा खड़े रहे मेरे लिए, आते रहे जाते रहे, और मैं हमेशा कभी भी इनकी कोई जरूरत है, कोई भी चीज इन्होंने कह दिया, आज भी कोई आदेश दे दें या कोई हुक्म कर दें कि भाई शमीम ऐसा करना है, तो मेरे बस की बात नहीं है कि इनकी बात कट जाए। तो बेटा देखो, समझाना सिर्फ इतना है कि आज हम अपने गुरुओं का मान सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे शागिर्द जो है, हमारे चेले, हमारे शिष्य, वो हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। तो इससे गुरुजी के बारे में ये साबित होता है कि इन्होंने अपने गुरुजी का मान सम्मान किया, जो आज हम इनका मान सम्मान कर रहे हैं। और इससे हमारी बात साबित होती है कि हमारे शिष्य, हमारे शागिर्द हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, और आगे उनका भी मान सम्मान होगा नहीं होगा? तो बेटा देखो, समझाना सिर्फ यही है कि बदले को बदला है। अगर तुम माँ बाप को रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। जब तुम्हारी औलाद तुम्हें रिस्पेक्ट देगी तो उनकी औलाद भी उनको रिस्पेक्ट देगी। ये काम मैंने 3 पीढ़ियों में देखा है। एक बुड्ढा था, हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो उन्होंने क्या करा कि अपने बाप को धक्का दिया। वो बाप उनके बाहर आके गिरे, मैं छोटा था, मैं देख रहा था, बिल्कुल पड़ोस का मामला, घर के पड़ोस का मामला। उनको बिठाकर एक टेबल पे किसी ने खड़ा कर दिया, उन पे ध्यान न देके पाँव घुटना उठना छिल गया था, उनका डंडा गिर गया था। कुछ टाइम के बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में मैंने देखा कि उसके बाप का कुछ चक्कर चलने लगा, जिसने धक्का दिया था उसकी औलाद जवान थी। उस चक्कर के अंदर जिस बाप ने धक्का दिया था, उसके बेटे ने उसको मारा। अपने सामने की बात बता रहा हूं मैं। और अब उस बात को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। आज वो जिस बेटे ने अपने बाप को मारा था ना, आज उसकी औलाद उसे मार रही है। जब मर्जी अंदर सर्रे के अंदर करते हैं और फेल लेते हैं उसको। 3 नस्ल में देख चुका हूं मैं, और अभी अल्लाह ने चाहा तो 4थी नस्ल भी देखूंगा कि उनके बच्चे जो मार रहे हैं अपने बाप को, उनकी औलादी भी उन्हें मारेंगे। ये अपनी बात देखी हुई बता रहा हूँ, कोई मिसाल नहीं है, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो बेटा हमने ये सीखा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करोगे वही बीज काटोगे। ये तो है, ये बात तो है। तो इसीलिए बेटा हम गलत बीज क्यों बोए, हम कीकर क्यों बोए? अब हमें तो आम बोना है, अमरूद बोना है, फ्रूट, कोई भी अच्छा फ्रूट बोना है, जिससे कि हमें छाया भी मिले, फल भी मिले। अब अगर हमने कीकर के बीज बो दिए तो भाई कांटे मिलेंगे, और कांटों से कहां तक बचोगे? पेड़ से टूटेंगे, नीचे पाँवों में आएंगे, फिर बचेगा कोई उधर से गुजरेगा तो उसके कांटे चुभेंगे। होते हैं ना अपने कर्म कभी भी अड़ोसी पड़ोसी भी लिपट जाते हैं अपने कर्मों के चक्कर में। तो बेटा देखो, समझाने का मकसद यही है कि जिंदगी बड़ी हसीन है, खुदा की कसम बहुत हसीन है जिंदगी। अगर इसको सही तरीके से रिकवरी में जिया जाए ना, आज हमें याद नहीं आती नशे की बिल्कुल भी, कि नशा क्या था क्या नहीं था, क्या है क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। और चाहे तो हम कर भी सकते हैं। एक बार बताओ, अनुज जी और मैं चाहे हफ्ते में मिले, एक
और धीरे धीरे एक साल निकला मेरा, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, चीज़ें और अच्छी बेहतर हो जाएंगी होती गई मेरे लिए। और मेरे लिए तो एक मेरिकल जैसा था यार कि मेरे को ना मेरे पहले बर्थडे पे एक वो दिया था पापा ने, बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड। तो पहली बार मेरे उसमें ये वो आई कि यार मतलब मेरे को ना कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने 7th के बाद अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया था। मेरी संगत खराब हो गई थी। 7th के बाद से मैं यूजिंग में चला गया था अपनी, बहुत छोटी एज से। और चीज़ें स्टार्ट होती गई, थोड़ा फिर थोड़ा और चीज़ें बढ़ती गई मेरी, और तो एंड में आके थोड़ा और बड़ा हो गया चीज़ें। और तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरा करियर ऑप्शन, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए एंड हो चुकी थी। ना मेरे पास कोई फ्यूचर प्लान था, मेरे घर वालों से रिलेशन मेरे अच्छे नहीं थे, और मतलब मेरे घर वालों को मुझसे ट्रस्ट इशू थे। मतलब मेरे वो जो सबके साथ एक टाइम आता है ना कि घर वाले एक एक रुपया छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मेरे साथ भी आना स्टार्ट हो गया था। और मुझे दिख गया था कि मेरे रिलेशन अब बिल्कुल अच्छे नहीं है। घर में चोरी चकारी, मैंने बहुत सारी चीज़ें खराब करी और घर वालों का बहुत दिल दुखाया यार। और जिस दिन पहली बार मेरे को मेरे फर्स्ट बर्थडे पे मेरे को ना कैनरा बैंक का एक क्रेडिट डेबिट कार्ड मिला था, और उसके अंदर 1000 रुपए थे। मतलब वो 1000 रुपए उस टाइम मेरे लिए ना ऐसे थे यार कि मैं बता नहीं सकता कि वो 1000 रुपए मेरे लिए करोड़ों के मुताबिक थे उस टाइम। कि यार मेरे घर वाले मुझे 1000 रुपए दे रहे, वो भी ATM कार्ड के साथ, और जिसका पिन मुझे मालूम है, और मैं जब मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस टाइम मैं मीटिंग करता था, मैं डेली मीटिंग्स जाता था अपना। शाम को गया, रात को वापस आ गए, फिर शाम को गए, अगले दिन फिर वापस आ गए। तो उस टाइम ना मेरे लिए बहुत वो था यार। और ये ना धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। पहले साल में ये हुआ, दूसरे साल में मुझे स्कूटी गिफ्ट मिल गई, तीसरे साल में और कुछ अच्छा हुआ यार। अब ना इतना स्टैंड हो गया है कि मैं अपनी चीजें खुद हैंडल कर सकता हूँ, खुद इतना स्टेबल हो चुका हूँ जिंदगी में, और मेरे घर वाले मुझसे खुश हैं। और यार इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ मैटर भी नहीं करता आज के टाइम पे। और बाकी सबके साथ ना देखो, जिंदगी में ये जो टाइम होता है भाई, मालूम है कि सबको अच्छा नहीं लगता यार कि इस बार बार अपना सेंटर आना, तुम्हारे घर वालों को भी पसंद नहीं है, ना तुम्हें पसंद है यहाँ बैठना। पर भाई ये सबसे, इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है और किसी की नहीं है। अगर तुम अपना सोचोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है भाई। देखो, और जितना चीजें अपने आप के लिए समझोगे उससे ज्यादा कुछ बेटर है। और चीजें हमारे हाथ में ही है। जब मैं पहली बार बुराड़ी वाले सेंटर में गया था ना, तो वहां पे डिटॉक्स के ऊपर लिखा था कि मैं आज जिस परिस्थिति में हूं ना, उसका निर्माण मैंने स्वयं किया है। और ना वो चीज वहां पे हिट कर गई यार। मतलब वहां समझ आ गई कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूं ना, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ना मैं किसी को ब्लेम कर सकता, ना मैं किसी को ये बोल सकता है कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ कर दिया, क्योंकि जो मैंने हालात अपने लिए बनाए, मैंने स्वयं बनाए थे। और वो चीज उस टाइम मेरे को समझ आ गई, और मैंने विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दिया कि मैं दूसरों को ब्लेम करूं कि तुम्हारी गलती है, आज मैंने तुम्हारी वजह से नशा करा है, आज तुम्हारी वजह से तुमने ये कर दिया, आज ये हुआ है, आज होली है, आज दिवाली है। तो मैंने उस टाइम ना ये चीज समझ आ गई कि हाँ यार, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ मेरा दिमाग है। और जहां मैं आज हूं ना, उस टाइम रो तो रहा था मैं, पर दिल में वो चीज पढ़ के ना एक सबर आ गया मुझे कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसका निर्माण मैंने स्वयं किया है। और यार इतना चीज अगर आप समझ लो ना, तो भाई बहुत ज्यादा बेटर है। बाकी मैंने कहा, आपने सुना, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। नशा मुक्ति के लिए काम नहीं करूंगा, और ना ही मुझे नशा मुक्ति में काम करना है। बहुत हो गया मेरे पास, मतलब खाने कमाने के मेरे पास जॉब है, अच्छी जॉब है, और आगे मेरी पोस्ट तरक्की हो जाएगी तो मैं आगे का, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जितने मेरे साथ लोग थे, कई लोगों के साथ ऐसी मनमुटाव हुए, तो ऐसा लगने लगा कि यार मैं अब नशा मुक्ति के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था, तभी पता लगा कि ये हितेन के साथ ही प्रॉब्लम हो गई है, कि नशे की प्रॉब्लम हो गई है। तो वहां से फिर वो एक आइडिया मैंने ड्रॉप किया कि नहीं, मुझे अभी जुड़ के रहना है, बच्चों के लिए काम करना है। तो शायद वो ईश्वर को जो मंजूर था, ऊपर वाले को, फिर वो एक नई जोश के साथ मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया। मतलब हर चीज को अपने जीवन के अंदर
एडजस्ट करना, संभाल लेना, पॉजिटिव हो जाना, ये कार्यक्रम सिखाता है। तो एक वजह मैं ये भी समझता हूँ कि शायद ऊपर वाला मुझे निकलने नहीं देना चाहता था कि मैं इस फील्ड में रहूं और बच्चों के लिए काम करता रहूं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। उसके बाद फिर मैंने नहीं सोचा कि मैं काम करना, ये वाला काम नहीं करूँगा, क्योंकि कई लोगों से बहुत मन बुरे से हालत में पहुँच गया था। लेकिन फिर ये 6 साल पहले ये घटना हुई, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है मेरे जैसे एक्सपीरियंस जिसके पास है, इतना एक्सपीरियंस होना कि जो बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है। ऐसे इंसान को मुझे लगता है कि फील्ड छोड़नी चाहिए जब तक वो दुनिया में है, क्योंकि ये वाला एक एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास है। तो हितेन के रिकवरी में आने के बाद फिर वो फैसला मैंने यही किया कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे काम करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। और फिर मैं जुड़ा रहा, और नेगेटिव तो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए भी ये बर्दाश्त करना, सुनना, फेस करना कि जी बेटा एडिक्ट है, क्योंकि लोग ताने भी मारेंगे, ट्रोल भी करेंगे, लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने इनसे ऊपर उठ के सोचा कि नहीं, ये इतने सारे माँ बाप सोचते हैं, मेरे माँ बाप ने भी सोचा था, उन्होंने भी झेला था, सारे लोग झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं जब बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब मेरे माँ बाप ने किया और बहुत सारे लोग करते हैं तो मुझे भी करना है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसका सबको फ़ायदा होना चाहिए। दोस्तों, शमीम आलम जिन्होंने 16 साल हो गए, और शमीम आलम से मेरी मुलाकात आज से, रिकवरी कितनी हो गई कपिल तुम्हारी? अब तो 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो सिर्फ इतना सा है कि यहाँ जितने भी वॉलेंटियर्स हैं वो सभी इसी कारपेट के हैं। जिस भी सेंटर में चला जाता हूँ मैं, तो सभी ने लड़के बाहर से बुलाए हुए हैं, किसी सेंटर से। मैं बोलता भी हूँ कि तुम शमीम को जाके देखो, वहाँ पे तुम्हें उसी खेत का माल मिलेगा, सेब, अनार सब वहीं के मिलेंगे, मतलब बाहर से कुछ नहीं है। तो ये चीज़ ये बताती है कि हमारा सेंटर रिकवरी निकालता है, हमारा जीएमएस फाउंडेशन। और आप नेकी से काम करते रहिए, और ये 16 साल और ये खाना, ये आपके लिए संदेश है कि आप भी रिकवरी में आ जाओ और आप भी सबको खाना भी खिलाना है और खुशियां भी मनानी है, डांस भी करना है। तो शमीम ये भी संदेश दे रहे हैं आपको कि देखो मुझे, देखो यार, मतलब बिना एक शब्द कहे आप समझिए इन सब चीजों को कि यार ये सब आपके लिए किया जा रहा है, कि आप ये समझे कि हाँ यार रिकवरी में आ गए, और ये भी एक जश्न है, ये अलग से एक जश्न है। इसमें मतलब इससे बढ़िया जश्न दुनिया में कोई नहीं बना सकता यार, कि एक आदमी का जीवन बच गया और तरक्की कर गया। आपको शमीम से कहीं लग रहा है ये स्मैक पीते होंगे? लग रहा है? ये ही चमत्कार है। ताली बजा दीजिए। और हम इन्वाइट करते हैं शमीम आलम को उनके अनुभव से। दोस्तों, मेरा